दोस्तों, ये आवाज़ आपने सुनी खर्राटों की। और क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या आपके फैमिली मेंबर्स इस प्रॉब्लम से परेशान है? और वो परेशान हो ना हो, आप परेशान हैं उनकी तेज खर्राटों की आवाज़ से जिसका आपको नींद नहीं आती, तो ये वाकई ही दोस्तों चिंता की बात है। इसको हम खर्राटे या स्नोरिंग कहते हैं इंग्लिश में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है, ये एक रोग है, और कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मेडिकल डिसऑर्डर या रोग है। मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज आपसे इसी विषय में बात करना चाहता हूं कि क्या स्नोरिंग या खर्राटे हमारी लाइफ को क्या प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। समझना होगा कि ये स्नोरिंग है क्या। बेसिकली अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, और हम सांस ले रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम कोई खर्राटे नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पलंग पे लेट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं, और हम जब सोने लगते हैं, तो होता क्या है कि हमारा पूरी बॉडी का टिश्यू नींद में रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो हमारी जीवा ये पीछे की तरफ फॉल कर जाती है। इसको हम कहते हैं टंग फॉल हो जाती है। अब नाक से हवा सीधे गले से होते हुए सांस वाले फेफड़ों में जा रही है, और ये स्मूथ रास्ता इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस का अंदर जाना और सांस का बाहर आना, ये चल रहा है। जैसे ही हम लेटते हैं तो, और जैसे ही हमारा ये सॉफ्ट टिश्यू पीछे की तरफ गिरने लगता है, जब हम सीधे लेटे और हमारी जीभ पीछे गिर गई और सॉफ्ट टिश्यू पीछे गिर गया, तो वो सांस की नली को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको दबा देता है। और जब सांस की नली में, एयरवे की नली में, हवा के रास्ते में जब ये दबाव के कारण रुकावट आती है, तो खर्राटों की आवाज उत्पन्न होती है। इसी को हम स्नोरिंग कहते हैं, इसी को हम खर्राटे कहते हैं। तो अब सवाल ये कि इसमें इतना डिस्कस करने की क्या बात है। अगर खर्राटे हैं तो हैं। अब लोग कहते हैं ये हमारे हस्बैंड की खर्राटे लेने की आदत है और वो तो खूब खर्राटे लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये खर्राटे इस लेवल के बढ़ने लगते हैं, यानी कि वो तभी होते हैं जब वो एयरवे, जब वो श्वास की नली, जब वो हवा को ले जाने वाली नली दबने लगती है, ज्यादा दबने लगती है, तो वो एयर को जाने से रोक भी देती है। तो अब ये जो मरीज हैं, खर्राटे लेते लेते बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में एकदम से हड़बड़ा के उठ जाते हैं, और फिर से खर्राटे लेट के फिर खर्राटे देने लगते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये श्वास की नली हमारी जीभ के पीछे गिर जाने से, या सॉफ्ट टिश्यू के पीछे दब जाने से, या जबड़े के पीछे शिफ्ट हो जाने से, सांस की नली जब दबी और उसका पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो बंद हो गई, तो उससे ऑक्सीजन का प्रवाह लंग्स में बंद हो गया। इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक इंग्लिश का बड़ा सा वर्ड है, पर ये लेना मेरे लिए मजबूरी था बताना। ऑब्स्ट्रक्टिव मैंने ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट। स्लीप मैंने नींद में, एपनिया मैंने सांस नहीं लेना। एपनिया का मतलब सांस बंद हो जाना, सांस नहीं लगना। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। अब जब OSA होता है तो हमारे फेफड़ों में नाक से श्वास जानी बंद हो जाती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और नींद में हुआ। और इसमें जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। ये एक जटिल रोग है दोस्तों, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारी चीजें और पैदा होती हैं। वो क्या है? ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीजों में हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप होना, डायबिटीज होना, उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना, उनके ब्रेन में एक तरह के इनअटेंशन की पॉसिबिलिटी होना, कुछ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, यानी कि वो ठीक से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते हैं, उनको दिन भर नींद आती है। और दोस्तों, एक सिनेरियो में और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सोचिए कि हम अपने परिवार को कार में बैठा के एक हाईवे पे चल रहे हैं, और हमको ड्राइव करते करते हल्की सी भी स्लीप की झोंका आया, और उसमें हमारा OSA ने हमारे सांस को रोका और हमारा एकदम से अटेंशन लैप्स हुआ, तो हमारे परिवार का क्या हो? तो ये वही मरीज हैं जिनको खर्राटे आते हैं, जो किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। इसलिए OSA या खर्राटे के मरीजों को ज्यादा जरूरत है इलाज की, और उसके लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर है ENT सर्जन। हमें उसके पास जाना होगा, अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर करनी होगी, और उसके लिए
आपको जान के हैरानी होगी कि इसके ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। वो क्या करेंगे, आपकी एक स्लीप स्टडी कराएंगे, आपकी एक एयरवे कंडक्शन की एक स्टडी की जो बहुत सस्ती है, बहुत महंगी भी नहीं है, वो कराएंगे और जानेंगे कि प्रॉब्लम किस लेवल की है और आपको उसका उपचार बताएंगे। इसके उपचार बेसिकली 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो हम तकिए की पोजीशन कुछ ऐसी यूज करते हैं स्पेशल, जिससे कि हमारी गर्दन थोड़ी पीछे हो जाए, ये टंग फॉल रुक जाए और हमको ये प्रॉब्लम से बचाव हो सके, जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम। या दूसरा है कि हम अपना वेट लूज करें, क्योंकि ओबेसिटी जब ज्यादा वेट होता है तो स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो डॉक्टर्स हमको रिकमेंड करते हैं कि हमको अपना वेट लूज करना, और जब हम वेट लूज करेंगे तो वैसे भी स्मार्ट हो जाएंगे, चुस्त फुर्तीले हो जाएंगे, और साथ ही साथ बोनस में ये खर्राटे की बीमारी से भी निजात मिल जाएगी। तीसरी बात, वो हमको लैटरल साइड करवट यानी कि बगल में या तिरछे होकर सोने की हमको हैबिट दिलवाते हैं, हमको समझाते हैं, और उसको करने से भी टंग फॉल नहीं होता है और स्लीप एपनिया बच सकता है। और अगर ये प्राइमरी मेजर इन कंडीशंस से हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स हमको एक स्पेशल तरह की एयरवे डिवाइस, एक ऐसी मशीन बताते हैं जो कि बहुत सस्ती है, महंगी नहीं है, और इसको हम कहते हैं CPAP। तो ये एक कंट्रोल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की एक मशीन है, जो एक हम चेहरे पे लगा लेते हैं, चाहे नाक के पास लग जाती है, रात को हम उसको लगा के सोते हैं। इससे एक कंट्रोल्ड पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की हवा हमारे लंग्स में जाती रहती है और हमको बहुत बढ़िया नींद आती है। अदरवाइज हम अपने आप को धीरे धीरे बहुत गहरे संकट में जा रहे हैं। तो खर्राटे को हमको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। खर्राटे यानी स्नोरिंग्स के कारण OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ही होगा, और उसके कारण मैंने इतनी सारी बीमारियां बताई थी, और उसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अगले दिन कभी भी फ्रेश नहीं होते हैं, हमको छोटी छोटी बातों में नींद आने लगती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमको ब्रेन स्ट्रोक होने का यानी कि दिमाग में स्ट्रोक होने के कारण फालिद मार जाने का, लकवा मार जाने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर हमको ये बात मालूम ही नहीं होगी तो हम सजग कैसे होंगे और हम इसके प्रति एक्शन लेंगे कैसे। इसलिए प्लीज़, जिस मरीज को खर्राटे आते हैं वो तो उसको पता ही नहीं चलता, तो अब ये दायित्व बनता है उसके पार्टनर का, उसकी पत्नी का या पति का, या फादर हैं तो बेटे बेटियों का, कि उनको बताएं कि आपको पापा या अपने हस्बैंड को कि आपको खर्राटे आते हैं, इसको लाइटली मत लीजिए और हमें डॉक्टर के पास जाना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो कि कुछ ज्ञानवर्धक है, तो आप YouTube चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पे मुझे लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं और आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।